बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स विद तनवीर। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। इसमें हमने फाइंड आउट ये करना है कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और उस क्लोज जो सरफेस के इनसाइड एक चार्ज है और उसकी चार्ज की वजह से उस सरफेस में से जो फ्लक्स पास कर रहा है वो कितना है, वो फ्लक्स की वैल्यू, उसका जो रिलेशन या कह लें जो उसका फार्मूला है वो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। जी, आज के इस लेक्चर में हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक है क्लोज्ड सरफेस। दिस इज अ क्लोज सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर एंड देयर रेडियस इज स्मॉल आर। अगर ये स्फीयर है तो इसका मतलब इसका हर पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो सेम होगा और वो उसका रेडियस है स्मॉल आर, और जो चार्ज है उसके सेंटर के ऊपर वो है प्लस क्यू के इक्वल। दिस इज अ चार्ज एट इट्स सेंटर। अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो आउटवर्ड बाहर की तरफ आएंगी और ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। ठीक है, वो फ्लक्स कितना होगा वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें, फ्लक्स का एक हमने रिलेशन पढ़ा है, वो रिलेशन है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए विच इज़ आल्सो इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। द थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। ठीक है, ये जो रिलेशन है ये हम सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर सकते हैं फ्लैट सरफेस के लिए। द सरफेस शुड बी फ्लैट, लेकिन ये जो स्फीयर है विच इज़ नॉट फ्लैट, दैट इज़ अ कर्व सरफेस। अगर इसकी कंप्लीट सरफेस को देखें तो स्फीयर की जो सरफेस होती है वो फ्लैट नहीं होती बल्कि वो कर्व होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो रिलेशन है ये फ्लैट सरफेस के लिए यूज़ होता है, तो फिर इसलिए हम क्या करते हैं कि इस कर्व सरफेस को स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड करते हैं। इतने स्मॉल पैचेस में डिवाइड करते हैं कि हर पैच जो है उसका जो सरफेस एरिया वो फ्लैट फील हो, दैट इज़ लाइक अ फ्लैट सरफेस। ठीक है, जैसे आपने फुटबॉल देखा होगा, फुटबॉल एक कर्व सरफेस होती है लेकिन वो छोटे छोटे पैचेस से मिलकर बना होता है वो फुटबॉल, तो उसका हर पैच लाइक अ फ्लैट सरफेस होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फिर हर एक पूरी कंप्लीट सरफेस को स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देंगे। हर पैच में से गुजरने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी वैल्यूज़ डिफरेंट है, E1 E2 E3 अप टू सो ऑन, और यहाँ पर हर एक का जो एरिया है डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 अप टू सो ऑन डेल्टा AN। यहाँ पर हमने इसको छोटे छोटे पैचेस के अंदर समझ ले ऐसे हमने डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये जो फ्लैट सरफेस के लिए हमने इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया, लेट्स सपोज ये 1 है, ये 2 है, 3 अप टू सो ऑन ये n तक। अब हमने टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, हर एक का फ्लक्स अलग होगा। ठीक है, इसका फ्लक्स अगर फाइंड करें तो इसका फ्लक्स आएगा, फर्स्ट वन का फ्लक्स आएगा फाई 1, दूसरे का फाई E2, तीसरे का फाई E3 अप टू सो ऑन फाई EN। टोटल फ्लक्स फाइंड करें तो टोटल फ्लक्स के लिए हमारे पास आ जाएगा, सब फ्लक्स को हम करेंगे ऐड। जब ऐड अप करेंगे तो उसके लिए डायरेक्ट ये मैंने यहाँ पर फार्मूला इसका अप्लाई किया, फाई 1 E1 A1 cos थीटा 1, E2 A2 डेल्टा A2 cos थीटा 2, EN डेल्टा AN cos थीटा n। ठीक है, ये हमने टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए तमाम जितने भी फ्लक्स थे उनको ऐड अप किया है। ठीक हो गया। अब इसके बाद देखें, मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि E1 E2 E3 अप टू सब E के इक्वल हैं। ऐसा क्यों है? सब E के इक्वल इसलिए है कि हमने लास्ट जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टॉपिक के अंदर हमने डिफाइन किया था E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो उस चार्ज से किसी पॉइंट पर हमने जो फाइंड करनी है वहाँ तक के डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। डिस्टेंस चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम होगी। तो ये जितने भी हमने पैचेस, ये हमने जो स्मॉल पैचेस यहाँ पर किए हैं मेंशन,
ये उस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर है। तो स्फीयर की जो सरफेस है वो उसके सेंटर से हर पैच सेम डिस्टेंस पर होगा। इसका मतलब ये जो r है ये कांस्टेंट है हर पैच के लिए। तो अगर ये r कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि E1, E2, E3, En अप टू से ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हर पैच के लिए वो कांस्टेंट होगी, सेम होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, विच इज़ इक्वल टू E। इसके बाद हर एक के साथ एक एंगल होगा और ये एंगल किसके दरमियान होता है, ये एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान, इन दोनों के दरमियान है ये एंगल थीटा। अब देखें हर पैच में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड हैं, तो इसका मतलब उस स्मॉल पैच का जो सरफेस एरिया है उसका वेक्टर एरिया भी उसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमने ये पैच लिया है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड हैं और इसका जो वेक्टर एरिया वो भी आउटवर्ड होगा, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। हर पैच के लिए E और A की डायरेक्शन, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सब के लिए E और A की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। जब सेम डायरेक्शन हो तो फिर एंगल क्या आता है हमारे पास, 0 डिग्री। और हमें पता है cos 0 किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल है, तो इसमें हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो E जो है यहाँ भी E आएगा, इस पॉइंट पर भी E आएगा, यहाँ पर भी E आएगा, इसको मैंने ले लिया है कॉमन, ठीक है। अंदर बचेगा डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू सो ऑन प्लस डेल्टा AN, ठीक है जी। अब ये जो जितने भी पैचेस हैं उनका एरिया हम एडअप कर रहे हैं और ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, उस जो स्फेरिकल सरफेस है उसका टोटल एरिया। तो स्फेरिकल सरफेस का टोटल एरिया का जो रिलेशन है उसका फार्मूला होता है 4πr² इफ द रेडियस इज स्मॉल r, ठीक है, 4πr²। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये रिलेशन हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले में 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन होगी, 4π से r² से, और हमारे पास बचेगा Q/ε0। दिस इज द टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स हमारे पास किसके इक्वल आएगा, Q/ε0 के इक्वल आएगा। तो ये फाइनल रिलेशन हमें ये बताता है कि जो टोटल फ्लक्स है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो टोटल फ्लक्स है उस स्फीयर के इनसाइड जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है, विच इज ε0, दैट इज फॉर द फ्री स्पेस। इफ द फ्री स्पेस बिटवीन इनसाइड द स्फीयर देन वी यूज ε0। अगर वहाँ पर कोई और मीडियम आएगा तो यहाँ पर ε0 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये दो फैक्टर्स हैं जिन पर जो है वो टोटल फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस का डिपेंड करता है अगर उसके सेंटर पर चार्ज Q मौजूद हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जैसे देखा ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस enclosing a charge at its center that is do not depends upon its geometry and shape, which is very important MCQ, कि ये इसके शेप पर डिपेंड नहीं करता। जो टोटल फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस का ये डिपेंड किस पर करता है, फिर ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक है उसका चार्ज, उसके सेंटर पर चार्ज कितना है, और उसके दरमियान मीडियम कौन सा है, ठीक है। तो एक ये और दूसरी ये है इसकी वैल्यू जिस पर ये डिपेंड करेगा। ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर टोटल फ्लक्स फॉर द क्लोज सरफेस जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। इससे रिलेटेड अब हम कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं फॉर रिलेटेड टू MCQs। जी, इसके फाइनल जो रिज़ल्ट है उससे रिलेटेड अगर हम देखें तो ये मैंने कुछ 3 डायग्राम्स बनाई हैं। इनमें देखें इसकी शेप और है, इसकी शेप और है, और इससे इन तीनों की शेप जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब इनके सेंटर के ऊपर जो चार्ज है वो Q है। अब बताना ये है आपने कि फ्लक्स किस में ज़्यादा होगा और किस में फ्लक्स कम होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस चार्ज की वजह से इसकी सरफेस में से पास करेगा वो किस में ज़्यादा होगा और किस में कम होगा। जी सोचिए। जी स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो ये है कि हमने जैसे यहाँ पर देखा कि इन तीनों का जो फ्लक्स है वो सेम रहेगा। φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू φ3, द टोटल फ्लक्स इज द सेम। इसकी रीज़न क्या है, हमने यहाँ पर फाइनल रिलेशन में देखा कि फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस r, which is depends upon two factors, the charge and the medium between the surface, ठीक है, चार्ज एंड द सरफेस।
तो यहाँ पर देखें चार्ज तीनों का सेम है, विच इज़ क्यू, देयर इज़ अ क्यू, देयर इज़ अ क्यू। तो इसका मतलब फिर इन तीनों का जो फ्लक्स है वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब ज्योमेट्री जैसी मर्जी हो, उसकी शेप जिस तरह की मर्जी हो, क्लोज सरफेस हो, सेंटर पर चार्ज हो, उसके इनसाइड सेंटर पर चार्ज हो, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या जो फ्लक्स उस क्लोज सरफेस में से गुजरेगा वो सेम होगा। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं वो हम अब यहाँ पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे स्टार्ट में हमने देखा था कि ये जो फार्मूला है phi E is equal to E dot A, this relation is used for which type of surface? That is used for the flat surface। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि ये जो रिलेशन है ये किस सरफेस के लिए यूज़ होता है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सरफेस के लिए यूज़ होता है। ठीक है जी। इसके बाद एट द एंड इसका जो फाइनल रिजल्ट है उसमें से एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि टोटल फ्लक्स फॉर अ क्लोज सरफेस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उसके इनसाइड जो चार्ज होगा, ये ज़हन में रखना है, इनसाइड एट द सेंटर जो चार्ज होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा टोटल फ्लक्स, और जो मीडियम होगा उस चार्ज और सरफेस के दरमियान उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमने देखा कि यहाँ पर तीन डिफरेंट शेप्स की मैंने डिफरेंट शेप्स बनाई हैं क्लोज सरफेस की, तो इन डिफरेंट शेप्स की क्लोज सरफेस में चार्ज सेम है तो फ्लक्स भी क्या होगा, सेम होगा। ये भी एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है जी। और भी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो ये आपने ज़रूर देखने हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इस लेक्चर से एक लॉ भी बनता है आगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो कौन सा लॉ है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इसके कंक्लूजन से। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो, आपको कोई बात समझ ना आई हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय।